भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय में क्या पहुंचे कि भारत के तमाम विपक्षी दलों में हड़कंप समझ गया। सभी दलों में इस यात्रा की आलोचना करने की मानो होड़ मच गई। विपक्षी दलों की बेचैनी ने एक बार फिर से बता दिया है कि आरएसएस के साथ भारतीय जनता पार्टी का अटूट बंधन उनकी दुखती हुई रग है। मोदी और भाजपा को परास्त करने की जो भी रणनीति वो बनाते हैं, आरएसएस और भाजपा के मजबूत रिश्ते के सामने बरसों से वो कमजोर पड़ रही है। लेकिन विपक्षियों की बेचैनी अपनी जगह है। ये सवाल तो उठता ही है कि आखिर प्रधानमंत्री बनने के इतने वर्ष बाद मोदी आरएसएस मुख्यालय क्यों गए? क्या ये एक सहज यात्रा है अथवा कोई बड़ा राजनीतिक हित साधने की तैयारी? नमस्कार मित्रों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जिस तरह आरएसएस मुख्यालय में मोदी के आगमन को लेकर विपक्षी दलों द्वारा प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, उससे एक बात तो निर्विवाद रूप से साबित हो जाती है कि भारत की राजनीति में फिलहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरएसएस बीजेपी का मातृ संगठन कहा जाता है, यानी मदर ऑर्गेनाइजेशन, और वो है भी। कभी कभी भाजपा के साथ उसके रिश्ते खराब होने की बात भी सामने आती है, लेकिन इतना तय है कि आरएसएस को लेकर आलोचनाओं का कितना भी दौर चले, लेकिन इस संगठन की फिलहाल भारत की राजनीति और भारतीय समाज में उपेक्षा करना संभव नहीं है। विपक्षी लोग आरएसएस की जितनी भी आलोचना करते हैं, आरएसएस से जुड़े करोड़ों लोगों में उतनी चेतना का संचार होता दिखाई देता है। राजनीति के जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान कि अब भाजपा को संघ की जरूरत नहीं है, चुनाव में भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हुआ था। और अब की बार 400 के पार का नारा देने वाली भाजपा 240 सीटों पर ही सिमट गई थी। ऐसा कमजोर परिणाम आने के बाद विपक्षी दलों ने जमकर भाजपा और आरएसएस के रिश्तों का मजाक उड़ाया था। शायद इसी आलोचना का ही परिणाम रहा कि उसके तुरंत बाद होने वाले हरियाणा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता भाजपा को जिताने के लिए सक्रिय हो गया और भाजपा सभी स्थानों पर सरकार बनाने में सफल रही। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरएसएस मुख्यालय के दौरे की। यह दौरा इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इस समय संघ की स्थापना का 100वां वर्ष चल रहा है। इस साल विजयदशमी पर आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। विपक्षी नेताओं की इन बातों में मुझे कोई दम दिखाई नहीं देता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं, इसलिए आरएसएस के नेताओं को खुश करने के लिए वो मुख्यालय पहुंचे। जहां तक संघ और भाजपा के बीच संबंध खराब चलने की बात है, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और फिर दिल्ली के चुनाव परिणाम भी बता चुके हैं कि आरएसएस और भाजपा के लोगों ने मिलकर काम किया है और बहुत ही अनुकूल परिणाम सामने आए हैं। फिलहाल लोकसभा या कोई अन्य महत्वपूर्ण चुनाव भी होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी चिंता में प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय पहुंचे हों। एक बात जो हम महसूस कर रहे हैं, हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस मुख्यालय का दौरा कोई विशेष महत्व ना रखता हो, लेकिन विपक्षी दलों की आलोचना ने इसे विशेष महत्वपूर्ण बना दिया है। पीएम मोदी के नागपुर पहुंचते ही सियासत का बाजार गर्म हो गया। किसी ने कहा यह संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बढ़ाने की रणनीति है, तो कोई बोला यह 2029 में पीएम मोदी की भूमिका पर संघ की मोहर लगाने की कवायद है। कोई कहने लगा कि यह हिंदुत्व की सियासत को और धार देने की योजना का हिस्सा है, तो कोई बोला कि इस मुलाकात का असर जल्द ही दिल्ली की सत्ता में दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा है कि आरएसएस उनका यानी मोदी का माई बाप है, वहां नहीं जाएंगे तो सुरक्षित नहीं रह सकते, इसलिए जाना जरूरी है। उधर उद्धव गुट के बड़बोले नेता और सांसद संजय राउत ने पूछा कि पीएम मोदी आरएसएस मुख्यालय क्यों गए, आज ही उन्हें एहसास क्यों हुआ पीएम मोदी लोगों से केवल सत्ता के लिए जुड़ते हैं। आरएसएस अपनी पसंद के व्यक्ति को भाजपा का नया अध्यक्ष बनवाना चाहता है। भाजपा और आरएसएस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आदि आदि संजय राउत बोले हैं। दोस्तों, विपक्षी नेताओं की आलोचनाओं के साथ साथ हमें भाजपा के नेताओं की बातों पर भी गौर करना चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने
बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के साथ बीजेपी नहीं, संघ भी चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहा है। संघ की रणनीति लोकसभा चुनाव 2014, 2019 और 2024 में भी काम आई, जिसमें पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति के फलक पर नया इतिहास रच दिया। मित्रों, मेरा मानना तो यह है कि आरएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि पीएम मोदी की राजनीति की आत्मा है। संघ से पीएम मोदी का आत्मिक रिश्ता दशकों पुराना है। ये सफर 1972 में शुरू हुआ जब मोदी आरएसएस में शामिल हुए। वो प्रचारक भी बने और फिर आरएसएस के जरिए बीजेपी में एंट्री हुई। गुजरात में संगठन की जिम्मेदारी मिली और 2001 में गुजरात के सीएम बने। आरएसएस का मजबूत समर्थन हमेशा मोदी को मिला है। संघ के पुराने लोग बताते हैं कि मौजूदा सरसंघचालक मोहन भागवत के पिता के संरक्षण में भी मोदी ने गुजरात में स्वयंसेवक के रूप में काम किया था। दोस्तों, यह बात सही है कि आरएसएस से भाजपा को ताकत मिलती है, लेकिन यह बात भी सच है कि सत्तारूढ़ भाजपा से संघ को भी ताकत मिल रही है। खुले शब्द में कहूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अगर मोदी को ताकत मिल रही है तो नरेंद्र मोदी की विश्व नेता की छवि से संघ को भी लाभ मिल रहा है। दोनों के बीच गहरे संबंध दोनों के लिए लाभदायक है। इतना जरूर है कि जब ये संबंध कमजोर होते दिखाई देते हैं तो विपक्षी दलों को मजाक उड़ाने का मौका मिलता है, लेकिन जब भी संबंध मजबूत दिखाई देते हैं तो विपक्षी दलों में बेचैनी दिखाई देती है, और आजकल ऐसा ही हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संघ के स्वयंसेवकों की प्रशंसा की है, तमाम विपक्षी दल तिलमिलाए हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी दल ये भूल जाते हैं कि उनकी तिलमिलाहट ही संघ से जुड़े करोड़ों लोगों के लिए नई ऊर्जा और ताकत देने का काम करती है। बहुत हद तक संभव है कि संघ और मोदी ने एक मिलीजुली रणनीति के तहत विपक्षी दलों को बेचैन करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया हो। वैसे भी भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 और चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जन्म दिवस और महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहार गुड़ी पड़वा के दिन प्रधानमंत्री का संघ मुख्यालय पहुंचना हिंदुओं और मराठियों के लिए तो उत्साह देने वाला ही है। मित्रों, यह भी सच है कि राजनीति में कोई कार्य बिना लक्ष्य के नहीं होता, लेकिन जरूरी नहीं है कि लक्ष्य तात्कालिक ही हो। कभी कभी दीर्घ योजना के तहत ही वर्तमान में कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आरएसएस और भाजपा के अटूट संबंध विपक्षी दलों पर भारी पड़ते रहेंगे। इन संबंधों को अटूट बनाए रखने की जिम्मेदारी दोनों की है, यानी भाजपा की भी और संघ की भी। मोदी के आरएसएस मुख्यालय जाने का जो तात्कालिक लाभ फिलहाल मुझे होता दिखाई दे रहा है वो ये कि आरएसएस को लेकर पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चाएं हमेशा उस तरह की नहीं होती जैसे विपक्षी दल करते रहते हैं, वो सिर्फ विरोध करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के आरएसएस मुख्यालय पहुंचने के बाद मीडिया में जो कुछ भी खबरें चल रही हैं उनके माध्यम से संघ के बारे में बहुत कुछ अच्छा जानने का मौका भी देशवासियों को मिल रहा है। कुछ सवालों के जवाब भी लोगों को मिल रहे हैं। जैसे विपक्षी दल आमतौर पर आरोप लगाते रहते हैं कि मोदी तानाशाह की तरह काम करते हैं, मोदी किसी की नहीं सुनते, जो उनके मन में होता है वही करते हैं। दूसरी तरफ अब कहा जा रहा है कि मोदी तो नागपुर के रिमोट से चलते हैं। ये दोनों ही आरोप विरोधाभासी हैं। एक बात अक्सर यह भी कही जाती है कि संघ के प्रचारक ही बीजेपी को चला रहे हैं। इन दिनों संघ के वरिष्ठ लोग जो जानकारी दे रहे हैं उससे भारत की जनता को पता चल रहा है कि संघ में 3000 से ज्यादा प्रचारक हैं और इनमें से केवल 26 प्रचारक ही बीजेपी में काम कर रहे हैं। एक बात और देश के नागरिक जान रहे हैं कि सिर्फ भाजपा ही संघ का संगठन नहीं है, बल्कि भाजपा की तरह 36 संगठन और हैं जिनका मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। इनमें सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु भारती, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू जागरण मंच और विवेकानंद केंद्र प्रमुख है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के दौरे के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीक्षा भूमि में जाकर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और गौतम बुद्ध की प्रतिमा के आगे भी माथा टेका, उससे प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी दे दिया है कि भले ही आप आरएसएस में दलितों की उपेक्षा की बात करते रहें, लेकिन दलितों के आराध्य महापुरुष नरेंद्र मोदी के लिए भी पूजनीय हैं, आराध्य हैं। यानी नरेंद्र मोदी स्वर्ण और दलित दोनों को ही समान रूप से सम्मान दे रहे हैं और पिछड़े वर्ग से तो वो खुद आते ही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हैं जो विपक्षी दलों को हमेशा बेचैन करते रहे और करते रहेंगे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानने वाले कांग्रेस के लोग भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कितनी ही गालियां दे लें, लेकिन इस ऐतिहासिक सत्य से पूरे देश का परिचित होना जरूरी है कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रभक्ति से भरी भूमिका को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए थे कि 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी शामिल किया था और 3000 से ज्यादा स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे। इनमें बड़ी संख्या में गाजियाबाद और मेरठ के स्वयंसेवक भी थे, जिनका उल्लेख खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाद में किया। हालांकि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पंडित नेहरू ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया था, आरएसएस के लोग खुद ही परेड में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे, तो उन्हें पंडित नेहरू ने रोका नहीं था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक नहीं थे, बल्कि भारतीय मजदूर संघ के लोग थे। अगर ऐसा भी है तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, भारतीय मजदूर संघ भाजपा की तरह आरएसएस का ही एक संगठन है। संघ से जुड़ी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि 1947 से मिली आजादी के बाद भारत के 2 प्रदेशों को आजादी दिलाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशेष भूमिका रही थी। ये राज्य हैं दादरा नागर हवेली और गोवा। विकिपीडिया के अनुसार दादर नागर हवेली और गोवा के भारत विलय में संघ की निर्णायक भूमिका रही। 21 जुलाई 1954 को दादरा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया और 28 जुलाई को नरोली एवं फिपारिया मुक्त कराए गए। फिर राजधानी सिलवासा मुक्त कराई गई। संघ के स्वयंसेवकों ने 2 अगस्त 1954 की सुबह पुर्तगाल का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराया था। पूरा दादरा नागर हवेली पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराकर भारत सरकार को सौंप दिया गया था। इसी प्रकार संघ के स्वयंसेवक 1955 से गोवा मुक्ति संग्राम में प्रभावी रूप से शामिल हो चुके थे। विकिपीडिया का कहना है कि गोवा में सशस्त्र हस्तक्षेप करने से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के इंकार करने पर जगन्नाथ राव जोशी के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं ने गोवा पहुंचकर आंदोलन शुरू किया। जगन्नाथ राव जोशी सहित संघ के कार्यकर्ताओं को 10 वर्ष की सजा हुई। हालत बिगड़ने पर अंततः भारत को सैनिक हस्तक्षेप करना पड़ा और 1961 में गोवा स्वतंत्र हो गया। मित्रों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन है। आरएसएस के नाम से विपक्षी दलों के तिलमिलाने का यह भी बड़ा कारण है। अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो दक्षिण की पार्टी डीएमके के ऑनलाइन सदस्यों की संख्या 2 करोड़ है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता 20 लाख है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के 15 लाख सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी 1 करोड़ सदस्य होने का दावा करती है, जबकि कांग्रेस के पास 1 करोड़ से कुछ कम की संख्या में सदस्य हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सदस्यों की ऑन रिकॉर्ड संख्या 19 करोड़ है। लगभग 100 वर्ष के सफर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभिन्न कालखंड के दौरान कभी प्रतिबंध, कभी घनघोर विरोध, कभी गिरफ्तारियों के बीच कहां से कहां तक पहुंचा, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि संघ से निकलने वाली विभूतियों में कौन कौन लोग शामिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संघ के ख्याति प्राप्त स्वयंसेवकों में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व प्रधानमंत्री और अभूतपूर्व व्यक्तित्व के स्वामी रहे अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, वेंकैया नायडू, एकनाथ रांडे, मनोहर पर्रिकर, विजय रूपाणी, देवेंद्र फडणवीस, राम माधव आदि के नाम भी शामिल हैं। दोस्तों, आरएसएस को लेकर विपक्षी दलों में बेचैनी के और भी कई कारण हैं। उन्हें समझाने के लिए हम आपको संघ पर तैयार की गई एक विशेष रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। उससे पहले मैं खास बात यह भी बता दूं कि सोशल मीडिया के इस जमाने में भी आरएसएस के लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं करते। वो भारतीय संस्कृति से जुड़े संघ के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए मैन टू मैन कम्युनिकेशन पर ही ज्यादा यकीन रखते हैं और रूबरू मिलकर ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आरएसएस के स्वयंसेवकों के बारे में एक धारणा यह भी है कि वो जिससे भी मिलते हैं उस पर भारतीय संस्कारों का प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं आरएसएस पर तैयार की गई वो रिपोर्ट, जिसे देखकर आप संघ के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, समझ पाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है। ये संघ और आरएसएस के नाम से भी प्रसिद्ध है। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 को विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार द्वारा की गई थी। नागपुर के मोहिनी का बाड़ा में पहली बार 10-12 वर्ष की आयु के 5-6 बालकों को लेकर
पहली शाखा लगाई गई। उस समय डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार की आयु 36 वर्ष की थी। लोगों ने मजाक उड़ाया कि डॉक्टर पागल हो गया है, बालकों के साथ खेल रहा है, ऐसे खड़ा करेगा हिंदुओं का संगठन। लेकिन देखते ही देखते आरएसएस भारत के एक बड़े भूभाग में फैल गया और आज संघ की सक्रिय स्वयंसेवकों की संख्या लाखों में है। अगर संघ के समर्थकों की बात करें तो उनकी संख्या करोड़ों में है। भारत में 65,000 से अधिक स्थानों पर संघ की नियमित शाखाएं लगती हैं, जिनमें प्रतिदिन लाखों लोग शामिल होते हैं। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लगभग 80 देशों में संघ सक्रिय है। विश्व के कई देशों में शाखाओं का कार्य चलता है। कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक संघ तो कहीं हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से कार्य चलता है। शाखा में कार्यवाह का पद सबसे बड़ा होता है। उसके बाद शाखाओं का दैनिक कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए मुख्य शिक्षक का पद होता है। शाखा में बौद्धिक व शारीरिक क्रियाओं के साथ स्वयंसेवकों का पूर्ण विकास किया जाता है। जो भी सदस्य शाखा में आता है वह स्वयंसेवक कहलाता है। संघ के 50 से अधिक संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और 200 से अधिक संगठन क्षेत्रीय प्रभाव रखते हैं। इसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्रीय और समाज के बीच सक्रिय हैं। कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनीतिक, युवा वर्ग के बीच कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में और अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार के संगठन सक्रिय रहते हैं। इनमें कुछ प्रमुख संगठन के नाम हैं: भारतीय जनता पार्टी, सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्रीय सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र, राष्ट्रीय सिख संगत, हिंदू जागरण मंच और विवेकानंद केंद्र। संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघचालक का स्थान होता है, जो पूरे संघ का दिशा निर्देशन करते हैं। सरसंघचालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है। प्रत्येक सरसंघचालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं। संघ के पहले सरसंघचालक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार उपाध्याय डॉक्टर जी का कार्यकाल 1925 से 1940 तक रहा। उनके बाद माधव सदाशिवराव गोलवलकर उपाख्य गुरुजी 1940 से 1973 तक, मधुकर दत्तात्रेय देवरस उपाख्य बाला साहेब देवरस 1973 से 1993 तक, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उपाख्य रज्जू भैया 1993 से सन 2000 तक, कुपाहली सितारमैया सुदर्शन उपाख्य सुदर्शन जी 2000 से 2009 तक सरसंघचालक रहे। 2009 में डॉक्टर मोहन राव मधुरकर राव भागवत इस जिम्मेदारी को संभालते हुए हैं। तो मित्रों, अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। जाते जाते सार रूप में आपको बताता चलूं कि इस समय देश में औरंगजेब की विचारधारा के समर्थन में बयानबाजी का अभियान जहां कुछ लोग चलाए हुए हैं, वहीं प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल का विरोध भी सड़कों पर शुरू हो गया है। ऐसे वातावरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघ मुख्यालय में जाना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि भाजपा हिंदुत्व की अपनी राजनीति को और पैनी धार देना चाहती है। सभी जानते हैं कि इसका हर तरह से लाभ फिलहाल तो भाजपा को ही होगा। इसी वजह से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल बेचैन हो रहे हैं। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।